बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए 6 सेमेस्टर का सिलेबस डाल दीजिए हिंदी का। तो मैंने सोचा बिल्कुल सिलेबस डिस्कशन कर लिया जाता है। तो बीए थर्ड ईयर में अगर आप हैं, 5th सेमेस्टर की परीक्षा आप दे चुके हैं, तो आप 6 सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। यानी आप रिजल्ट का वेट मत करिए कि रिजल्ट आएगा तभी आप 6 सेमेस्टर में हैं। आप 100% अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो से पढ़ाई करी है तो आप 6 सेमेस्टर में पहुंच चुके हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करेंगे? 6 सेमेस्टर का सिलेबस पहले देखिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर चैप्टर वाइज वीडियोस मैं आपको दूंगा। चैप्टर वाइज वीडियोस के बाद में फिर मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव वीडियोस, तमाम प्रकार की चीजें आपके समक्ष आती रहेंगी, तो आप लोग देखते रहिएगा उसको। ठीक है, बिल्कुल विधिवत तैयारी होने वाली है 6 सेमेस्टर की आप लोगों की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वैसे आप लोगों ने किया ही होगा। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है सभी विश्वविद्यालयों के लिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है। सब्जेक्ट आपका है कौन सा? हिंदी। तो आज हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं सभी का सिलेबस मैं बढ़िया तरीके से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अगर आप कहूँ कि मतलब उतना ज़्यादा जो है समय हमारे पास नहीं था, बेसिकली बोले तो इस समय, चूँकि इस समय 5th सेमेस्टर के भी पेपर चल रहे हैं, 3rd सेमेस्टर के और 1st सेमेस्टर के, इसीलिए सिलेबस डिस्कशन जो है मैं बोर्ड पर नहीं किया हूँ। हालाँकि हो सकता है कि मैं बोर्ड पर एक बार पूरे सिलेबस को, संपूर्ण सिलेबस को समझाने का प्रयास अवश्य करूँ आपका। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। देखिए, आपको बता दूँ कि कोर्स कोड की अगर बात की तो ये कोर्स कोड आपका होता है। कोर्स कोड ये अलग-अलग विश्वविद्यालयों का अलग, इसका मैटर आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। कोर्स टाइटल पर आप फोकस करेंगे। क्या पढ़ना है आपको पेपर पेपर नंबर 1 में? देखिए, जिस तरीके से पेपर मतलब कि आपने 5th सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़े हैं, ऐसे ही 6 सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पेपर आपका है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि यानी जिसमें हम ये लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ये देवनागरी लिपि है। ये रोमन लिपि है, ये लिखा कोर्स आउटकम्स जो लिखा हुआ है, ये आपका किस लिपि में है? ये देवनागरी, मतलब ये रोमन लिपि में है। और जो भाषा के अंगों, हिंदी भाषा ये लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में। लिपि माने लिखने की कला होती है। ठीक है, तो भाषा विज्ञान के बारे में समझेंगे। भाषा विज्ञान के जो नियम कायदे हैं पूरा का पूरा उनको जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा के बारे में उसके बाद में, भाषा विज्ञान पढ़ने के बाद में हिंदी भाषा से रिलेटेड जो तमाम प्रकार के फैक्ट हैं उन फैक्टों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उन तथ्यों को जानकारी ग्रहण करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तथ्यों का बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन अध्ययन करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर देवनागरी लिपि। तो इस तरीके से ये आपको इसमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो भाषा विज्ञान, दूसरा हिंदी भाषा और तीसरी देवनागरी लिपि। तो इसी के बारे में हमको ओवरऑल पढ़ना पेपर नंबर 1 में। पेपर 2 का भी सिलेबस जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा। पेपर 2 में आपको लोक साहित्य के बारे में जानना है। ठीक है, उसका सिलेबस आपका जल्द ही आ जाएगा, या बोले तो आज ही मैं उसको भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कोर्स आउटकम्स की, तो भाषा के अंगों, हिंदी भाषा के उद्भव और तथा विकास और देवनागरी लिपि के स्वरूप की जानकारी आपको प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको उससे क्या जानकारी होने वाली है, ये आपको कोर्स आउटकम्स में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भाषा के अंगों के बारे में आप जान पाएंगे, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ उसको आप समझेंगे, और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ इसको आप जान पाएंगे। देवनागरी लिपि के स्ट्रक्चर यानी स्वरूप के बारे में आप जान पाएंगे। और इसके अलावा विद्यार्थियों को हिंदी की वैज्ञानिक और वैधानिक स्थिति से परिचित कराना इसका मूल उद्देश्य रहा है इस सिलेबस का। तो इसलिए सिलेबस शामिल किया गया है। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस शामिल किया गया है। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका परिचय होता है। क्रेडिट इसको 5 मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात की तो 25 नंबर आपका ये मतलब यहाँ से आपके कॉलेज से मिलता है, और 75 नंबर आपका जहाँ पर सेंटर जाता है, पेपर देते हैं लिखित वाला। ठीक है, अब इसमें 25 नंबर में से आपको 10 नंबर पाना अनिवार्य होता है, और 75 में से अगर आप 30 नंबर पाते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। ये फंडा होता है पासिंग मार्क्स का, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी 75 नंबर में से अगर आप 30 नंबर पा जाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। ठीक है, और 25 नंबर जो आपके कॉलेज में परीक्षा से प्रैक्टिकल वगैरह जो कुछ होता है आपका असाइनमेंट वगैरह, उससे मिला करके आपको 25 नंबर मिलते हैं। ठीक है, वाइबा असाइनमेंट ये सब आपका जो आपका चरित्र होता है, आपका एक प्रकार से जो व्यवहार होता है कॉलेज के प्रति, तो उसको लेकर के आपके 25 नंबर होते हैं, जिनमें से अगर आपको 10 नंबर मिल गए तो आप पास कर दिए जाओगे। यानी कि कुल मिलाकर के 100 प्रश्न में से, मतलब 100 नंबर में से आपको 40% नंबर पाना होता है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं कि जो है कौन कौन से टॉपिक संकलित है। वैसे आपको बताऊं मैं, नई शिक्षा नीति जब से आई है तब से जो सिलेबस आपका होता है वो बेसिकली 8 इकाइयों में बटा हुआ था। कितनी इकाइयों में भैया? 8 इकाइयों में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहली इकाई कौन सी है आपकी? देखिए, पहली इकाई है भाषा और भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय, आपको जानना है।
किसका? भाषा किसे कहते हैं और भाषा विज्ञान क्या है। भाषा की परिभाषा समझेंगे पहले हम, फिर भाषा के स्वरूप पर चर्चा करेंगे और भाषा के क्या लक्षण या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भाषा, उसके बाद में फिर भाषा विज्ञान के बारे में, भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का प्रकार, भाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र स्कोप और भाषा विज्ञान की जो शाखाएं हैं विभिन्न सारी, उन शाखाओं पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ आपका इकाई नंबर 1 समाप्त करेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 2 में भाषिक संरचना और भाषा का जो स्तर है या भाषिक संरचना का जो स्तर है, स्टार्टिफिकेशन है, उसके बारे में, स्तरीकरण जो भाषा का है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भाषिक संरचना का स्तर जो है, मतलब भाषिक संरचना और उसका स्तर क्या है उसके बारे में समझेंगे। जिसमें अब भाषा के स्तर में आप देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। शब्द क्या है, रूप क्या है, वाक्य क्या है, प्रोक्तियां क्या हैं, इन सभी के बारे में समझते हुए और इसके अलावा अर्थ क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। चूंकि जो शब्द होता है उसका अर्थ भी होता है, जब शब्द होगा तो अर्थ भी होगा, तो उसको समझते हुए इकाई नंबर 2 को हम समाप्त करेंगे। इसके बाद में भैया इकाई नंबर 3 में हम प्रवेश कर जाएंगे। इकाई नंबर 3 में जैसे हम प्रवेश करेंगे हमारे समक्ष आ जाएगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपको बताई कि भाई हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन मेर भय, वो का विकास कैसे कैसे भा। हिंदी भाषा अगर मान ली निकरी, कहाँ से निकरी? पहले संस्कृत से शुरू है। कौन भाषा? पहले संस्कृत भाषा है। भाषाओं में सबसे मधुर मुख्य भाषा मानी जाती है संस्कृत, आदि भाषा है। ठीक है, लोक भाषा बोल, मतलब एक प्रकार से देवताओं की भाषा बोल सकते हो, देववाणी। ठीक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। ये संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर है। ठीक है, मुख्या मधुर, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। ठीक है, ये देवताओं की भाषा कही जाती है। और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम, इसमें मधुर मधुर काव्य हैं जो कि सुशोभित होते हैं, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है संस्कृत को। ठीक है, तो संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अभ्रंश, अभ्रंश से बनी अवहट और अवहट से बनी है हिंदी, पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी के बाद में फिर कुछ सालों के बाद में फिर मानक हिंदी का निर्माण हुआ। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि समझेंगे हम पूरी की पूरी, जिसमें संस्कृत से लेकर के पूरा एक स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर अपभ्रंश भाषा, चूंकि अपभ्रंश भाषा से ही आप देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। जैसे अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऐसे ही आप देखेंगे जो मागधी अपभ्रंश है उससे बिहारी हिंदी का निर्माण हुआ। अब बिहारी हिंदी की बात करें तो 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ये कहाँ की? बिहार की बोलियां हैं। तो ऐसे ऐसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आप देखते हैं, उसमें ही खड़ी बोली आती है। ठीक है, ब्रज भाषा आती है। तो ऐसे ही राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। 5 उपभाषाएं जो हिंदी की हैं उनको जानेंगे। इसके अलावा उन 5 उपभाषाओं से जो तमाम प्रकार की 17-18 बोलियां हैं उन बोलियों के बारे में समझेंगे और उनसे मिलकर के हिंदी का निर्माण किस भांति होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले भाई फटाफट से एक बार वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले तो अपभ्रंश के बारे में समझेंगे। अपभ्रंश जो थी, जब एक प्रकार से अपभ्रंश माने होता है मतलब बेकार एकदम से, अपभ्रंश, भ्रंश माने एकदम से बेकार। तो जो प्राकृत भाषा थी उसी प्राकृत का बेकार रूप जो है एक प्रकार से अपभ्रंश मान सकते हो, अपभ्रंश का बेकार रूप अवहट्ट मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, जैसे आप देखिए संस्कृत में जिसको आप धर्म कहते हैं, धर्म, तो आप करके आपका जो है पाली में क्या बन जाता है? धम्म बन जाता है। प्राकृत में क्या बन जाता है? धम्म बन जाता है। ठीक है, अपभ्रंश अवहट्ट में भी वही आप देखिएगा, धम्म धर्म बन जाता है। और आप कुछ कुछ आकर के अपभ्रंश वगैरह में क्या बन जाता है? धर्म बन जाता है। वही हिंदी में आकर के क्या बन जाता है? फिर वो धर्म हो जाता है। लेकिन अवधि में वही क्या होता है? धर्म ही रहता है। ठीक है, समझ रहे चीजों को ना। यानी कि इस सभी जो स्ट्रक्चर या जो नियम कायदे इसको समझने का प्रयास करेंगे। पृष्ठभूमि समझेंगे, अपभ्रंश भाषा क्या है इसको समझेंगे, कौन से अपभ्रंश के किस बोलियों का निर्माण हुआ इसको समझेंगे, अवहट्ट क्या भाषा है उसके बारे में समझेंगे, फिर पुरानी हिंदी के बारे में समझेंगे और फिर मानक हिंदी। मानक हिंदी जो आजकल वर्तमान में प्रयोग हम कर रहे हैं, चाहे कार्यालयों की बात की जाए या अन्य स्थानों की बात की, तो मानक हिंदी आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, कार्यालयी हिंदी, तो उसी से टक्कर देती है मानक हिंदी। मानक हिंदी जो सर्वमान्य है, जो इस समय प्रयोग की जा रही है, जैसे खास करके खड़ी बोली जो है वो मानक हिंदी के श्रेणी में आती है और जिसका प्रयोग हम जो है तमाम प्रकार के क्षेत्रों में किया करते हैं, वही होती है आपकी मानक हिंदी। तो ये आपकी हिंदी भाषा और मतलब उसकी उत्पत्ति और विकास के क्रम को हम समझेंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी तीसरी इकाई समाप्त हो जाएगी, हम पहुंच जाएंगे भैया चौथी इकाई में। रोको ना हम, मैं कि चौथी इकाई में काहे पहुंच गए गुरुजी? बिल्कुल पहुंचब, चौथी में पहुंचब, पांचवी में पहुंचब, छठी में पहुंचब, अठाई में पहुंचब, जितना इकाई है सब पढ़ा जे हो। चलो,
आगे देखो फिर छठी इकाई कौन आएगा भैया, छठी इकाई आएगा हिंदी के शब्द संपदा, यानी हिंदी भाषा में या हिंदी जितना पूरा बोली है हिंदी के सब में कहाँ कहाँ से शब्द आवा है, जो शब्दवा हम सब बोलित है या जो हम लोग बोलते हैं वो कहाँ कहाँ से आया है उसके बारे में समझेंगे। कहाँ कौन जर्मनी के शब्द हुए, कौन जर्मन भाषा के हुए, कौन इटली के हुए, मतलब इटालवी भाषा के हुए, कौन अंग्रेजी के हुए, कौन फ्रेंच के हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं से कौन जो है उर्दू का है, कौन किसका है, मतलब हर एक भाषा के शब्द, अरबी फारसी के तमाम सारे शब्दों का प्रयोग है, संस्कृत के तमाम सारे शब्द हैं। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ के शब्द जो है, कौन कौन से शब्द हमारे यहाँ पर आए हैं। अब उसी शब्दों में आप देखेंगे देशज, विदेशज, ठीक है, इसके अलावा तत्सम, तद्भव, इन सभी के बारे में समझेंगे। क्लियर। जैसे लुटिया, मचिया, खटिया, तकिया, ये सब आप देखो कौन भाषा हुए, ये सब देहाती भाषा हुई। लुटिया, लोटा, ठीक है, तब लोटा वोटा कहूँ लिखा ना ही शब्द सागर में हिंदी भाषा कोश में। ये मतलब देहाती लैंग्वेज है, मतलब कि आम घास जैसे बोला जाता है गांव वगैरह में, वह बोलत चला जाओ तो वो का होगा, वह होगा देशज। देशज शब्द वह होते हैं। तो जब समझाए तो बहुत विधवत समझाए, आपका एकदम से उदाहरण दे के मजा आए जी। तो हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई उसको समझेंगे। इसमें हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का आधार क्या है, जैसे बाह्य प्रत्यय के आधार पर, अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर, उच्चारण और स्थान, प्राणत्व और अनुनासिकता के आधार पर हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं, जैसे जो वर्णमाला है आपकी हिंदी की, उसमें हम देखेंगे कि कौन से व्यंजन जो है अनुनासिक हैं, कौन से कंठ से निकले हैं, कौन से तालु से निकले, कौन कंठ तालव्य दोनों हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कौन दंत से हैं, कौन ओट्स हैं, इस तरीके से जो व्यंजन मतलब कि जो छोटा बड़ा पूरा आपको लिखा हुआ है, उसके हर एक व्यंजन और स्वरों को हम समझेंगे कहाँ कहाँ से उनका जो है उत्पन्न हुआ है, कहाँ कहाँ से वो निकले हैं। ठीक है, कौन कंठ से निकल रहा है, कौन आपका जो है दंत से निकल रहा है, कौन से तालु से निकल रहा है, कौन कौन ओट से निकल रहा है, ठीक है, कौन दंतोष्ठ है। इस तरीके सब कुछ हम समझेंगे, तो पूरा वो समझेंगे। इसके बाद में पांचवी इकाई में पहुंच जा भैया हम। पांचवी इकाई में पहुंचब तो ऐसे हमें काव मिले हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का परिचय मिले। अब हिंदी की उपभाषा 5 उपभाषा हम बताए ना तो है कौन कौन होता है। एक पश्चिमी हिंदी होते 5 बोली अमन होती, पूर्वी हिंदी में 3 बोली होती, पहाड़ी हिंदी में 4 बोली होती, ठीक है, राजस्थानी में आप देखोगे वो लगभग 5 या 4 हिंदी होती, बिहारी में 3 होती। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 3 20, लगभग आप देखो कि कहूँ कहूँ 3 एवं 4 आप मान लो, 4 है 4 बोली अमन मान लो, 5 अमन होती, 4 4 8, 8 हो 3 3 6 8 6 14, 14 और 5 कितना होता है, 14 5 19, लगभग 17 18 19 बोलियां हैं मुख्य रूप से। तो उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी हिंदी में जो है आपका ब्रज भाषा वगैरह आती है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ठीक है, ये सब आती है आपकी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी में आप देखते हैं पहाड़ी हिंदी में भी 4 5 बोलियां आती हैं। मेवाती और मतलब कि मेवाती वगैरह राजस्थानी मेवाती जो है, ठीक है, ये सब समझेंगे राजस्थानी में इन चीज़ों को। बिहारी हिंदी में मतलब कि मगही, भोजपुरी, मैथिली ये सब है। ऐसे पहाड़ी हिंदी में है, तो इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। नेपाली, मणिपुरी, ऐसे तमाम जो होंगी उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये पांचों जो बोलियां उपभाषा, ये हिंदी की उपभाषाएं हैं पांचों। ठीक है, इन्हीं से बोलियों का निर्माण हुआ है और बेसिकली इन सभी से मिलने से हिंदी का निर्माण होता है। क्लियर, तो ये समझेंगे हम इकाई नंबर 5 में। फिर छठी इकाई में पहुंचब। छठी इकाई में का पढ़ाई है, हिंदी की वैधानिक और संवैधानिक स्थिति क्या है। वैधानिक मतलब कानूनी, संवैधानिक माने संविधान में हिंदी भाषा का लिखे काव लिखागा। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन भरा हिंदी भाषा का राजभाषा बनावे के लिए। ठीक है, और राजभाषा अधिनियम तमाम सारे बने हैं हिंदी को लेकर के, और उनका विश्लेषण कैसे कैसे किया गया है इसको जानेंगे। संवैधानिक प्रावधान हिंदी को लेकर के क्या किया गया है और उनका विश्लेषण समझेंगे। अनुच्छेद 351 से लेकर के मतलब 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद के, इतने अनुच्छेदों में हिंदी भाषा और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया, हिंदी भाषा के बारे में और उनकी बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है। तो 343 में ही आप देखेंगे हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये बात बताई गई है। तो इन चीज़ों को समझेंगे। संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बन सकती है कि नहीं बन सकती है, क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कब तक हो सकती है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। आपको बता दूं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा अभी नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका इसको समझेंगे। फिर इसके बाद में हम पहुंचेंगे 7वीं इकाई में। 7वीं इकाई में जैसे हम पहुंचेंगे तो हम पहुंचेंगे किसके बारे में, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कैसे कैसे हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की, इसकी वैज्ञानिकता पर चर्चा करेंगे। दुनिया की एकमात्र लिपि जो कि वैज्ञानिकता पर आधारित है देवनागरी लिपि। हर एक ध्वनि के लिए हर एक शब्द अलग से इसमें है, आप देखेंगे वैज्ञानिकता इसमें खूब कूट कूट कर भरी हुई है देवनागरी लिपि में। ठीक है,
जैसे अंग्रेजी में आप देखिएगा जो अलग अलग जगहों पर जैसे BUT बट होता है, और फिर एक प्रकार से आप देखेंगे CUT कट होता है, ठीक है, समझेंगे। तो ऐसे ही आप देखेंगे CUT तो कुट होना चाहिए वहाँ पर, तो लेकिन वहाँ पर कट बोलते हैं उसको, BUT बट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर अंग्रेजी में क्या होता है कि जो है साइलेंट होता है, कभी ये साइलेंट कभी वो साइलेंट, ये दुनिया भर का लफड़ा होता है अंग्रेजी में। हिंदी में कोई ऐसा लफड़ा नहीं होता है, वैज्ञानिक है, तर्क के हिसाब से, तार्किकता के हिसाब से सारी भाषाओं का गठन किया गया है। तो वैज्ञानिकता उसकी जो है, उसके बारे में समझेंगे, और आखिरकार कुछ जो समस्याएँ देवनागरी लिपि की रही हैं, उन समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, और उन समस्याओं को लेकर के क्या-क्या सुधार किए गए हैं और किन सुधारों की ज़रूरत है आज वर्तमान में, उसको भी हम समझेंगे। और देवनागरी लिपि की प्रासंगिकता क्या वर्तमान में आज है या नहीं है, उसमें क्या संशोधन की ज़रूरत है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। और इसके बाद में हम पहुँचेंगे भैया 7 इकाई के बाद में 8वीं इकाई में। पहुँच जाई? अगर आप लोग कहो तो 8वीं इकाई में पहुँच जाइए, बिल्कुल चलो 8वीं इकाई में पहुँचा जाए। तो 8वीं इकाई में क्या पढ़े के हमें क्षेत्रीय बोली का विधि विशेष अध्ययन। क्षेत्रीय बोली मतलब कि आपके क्षेत्रीय बोली कौन हुए, हुआ के बारे में अध्ययन करे के। क्षेत्रीय बोली जहाँ ना आपके हुए वह पढ़े के पड़े, जैसे अवधि वाले हो सके पढ़ें। ऐसे ऐसे क्षेत्रीय बोली और उसके विकास कैसे हुआ, क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास जो है उसके बारे में समझने का प्रयास। तो इस तरीके से ये 8वीं इकाई में आपको क्षेत्रीय बोली के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका ये देखिए मातृभाषा है क्षेत्रीय बोली को ध्यान में रख करके सिलेबस भी रखा गया है। तो इस तरीके से जो है ये बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस था आपका। तो ये सिलेबस आपके अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से हिंदी के प्रति रुझान पैदा करेगा, और हिंदी के वास्तविकता के बारे में, हिंदी की प्रामाणिकता के बारे में, हिंदी और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में आप बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं अब की बार 6 सेमेस्टर में। तो 6 सेमेस्टर वाले छात्र-छात्राओं तैयार हो जाइए। किसी भी विश्वविद्यालय से आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ऐसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, और भी तमाम सारे जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी में आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए यही सिलेबस है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है इस सिलेबस को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी इन पर मैं वीडियोज़ बनाने का प्रयास करूँगा जल्द ही, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आपको बता दूँ, जो दूसरा आपका पेपर है उसमें लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर का नाम है आपके सेकंड पेपर का, बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर उसी वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।